नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। क्या मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता, पूर्व गृह मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा के अच्छे दिन आने वाले हैं? आज हम इसी पे विस्तार चर्चा करेंगे कि आखिर मामला पूरा क्या है। सब मालूम है कि भाजपा के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा जी 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। उसके बाद से ही अलग अलग बातें आ रही थी कि उन पे शनि की साढ़े साती चल रही है, क्या चल रहा है और उनके कब दिन अच्छे आएंगे, उसके लेकर काफ़ी पूजा पाठ भी उन्होंने कराया। और जिस तरह से अभी उन्होंने नवग्रह पीठ की स्थापना की, शायद देश का पहला नवग्रह पीठ होगा, तो मुझे लगता है कि उसका जो फल है अब दिखने लगा है कि जो पूरे विधि विधान के साथ और उसमें पूजा पाठ उन्होंने कराई, उसका मुझे लगता है कि असर अब दिखने लगा। हालांकि असर ये भी है कि पब्लिक वाणी के कार्यक्रम पिछले साल पंडित विनोद गौतम ने भविष्यवाणी की थी कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर शनि की साढ़े साती चल रही है और जो समाप्त होगी 26 में उनके दिन ठीक आएंगे। मुझे लगता है कि उनकी भविष्यवाणी अब धीरे धीरे सही होते जा रही। अब भविष्यवाणी सही कितनी होगी अभी तो आगे वाला आने वाला समय, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया था कि उनके जो संकट था धीरे धीरे उनके समय अच्छा आएगा और उनके विरोधी जो काफ़ी उन पे हावी हो रहे थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होंगे। मुझे लगता है धीरे धीरे उनके विरोधी भी कम होने लगे। तो ये अब मामला कैसे हुआ कि नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराने वाले राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एक एफडी की हेराफेरी के मामले में नई दिल्ली के विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। 3 साल की सजा सुनाई है। अगर उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कहीं राहत नहीं मिलती है तो 3 साल की सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाती है। 2 साल की सजा अगर होती तो उसमें नहीं, लेकिन 3 साल की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि उनकी सदस्यता समाप्त होती है तो फिर उपचुनाव हो सकता है दतिया में, जहाँ की नरोत्तम मिश्रा की किस्मत एक बार फिर चमक सकती है। दतिया से अगर चुनाव को जीत के आते हैं तो फिर उनके लिए आगे के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अभी पूरा मामला न्यायालयीन प्रक्रिया में है, लेकिन जिस तरह से हुआ है उससे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के दिन धीरे धीरे फिर अच्छे आने वाले हैं। यह पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। 27 साल पहले एफडी जमा हुई थी 1998 में। 1998 में शुरू में राजेंद्र भारती की मां श्याम सुंदर संस्थान की अध्यक्ष थी सावित्री श्याम ने दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख की एफडी की थी और संचालक मंडल में उसमें जो सदस्य राजेंद्र भारती भी हैं, राजेंद्र भारती अध्यक्ष भी थे उसके, और जो कि श्याम सुंदर संस्थान के भी सदस्य थे। इन्हें 1998 से 2020 के जब अध्यक्ष थे तब लिपिक के साथ मिलकर एफडी की अवधि उसे 15 साल बढ़ा दी, 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी थी। उसमें ब्याज का फायदा हुआ था। उसी मामले को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया था और जिसका फैसला आया है एमपीएमएलए कोर्ट नई दिल्ली में। इस मामले का फैसला आया है। उसके बाद से ही राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर उन्हें हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता या सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो मान के चलिए कि दतिया में उपचुनाव होना पक्का है। और उपचुनाव के बाद मुझे लगता है कि अगर सजा हुई तो शायद राजेंद्र भारती चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बार फिर राह राजनीति में जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, मुझे लगता है अच्छे दिन आ जाएंगे। अगर उपचुनाव होता है और चुनाव जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा निश्चित रूप से भाजपा के बड़े नेता हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों को बहुत ही सफलतापूर्वक चला चुके हैं और विधानसभा के संचालन की उनकी एक अलग ही शैली थी जिसकी सभी तारीफ करते थे। विपक्ष के लोग भी उनकी तारीफ करते थे। तो अगर देखना है कि उपचुनाव अगर होता है क्यों नहीं होता है, लेकिन इस फैसले के बाद से मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दिक्कतें जरूर धीरे धीरे बढ़ती जा रही। दिक्कतों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि लगातार विधायकों पर कुछ न कुछ मामले ऐसे होते जा रहे हैं
चाहे अपन अभी जैसे सबको मालूम है कि राज्यसभा चुनाव होना है मध्य प्रदेश में जून महीने में, 3 सीटों के लिए है। 3 में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की तय हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। उसके लिए कांग्रेस को 58 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस के वर्तमान में 65 विधायक हैं, लेकिन उसमें 2 विधायक, एक तो निर्मला सप्रे की बात करें, निर्मला सप्रे का मामला भी कांग्रेस हाई कोर्ट में चल रहा है, कांग्रेस में है कि भाजपा में, वो कहाँ जाती हैं। दूसरा मुकेश जिन्होंने रामनिवास रावत को उपचुनाव में हराया था, उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई है, हालांकि हाई कोर्ट से उनको स्टे मिल गया है, लेकिन उन्हें उपचुनाव की अनुमति नहीं मिली। अगर ये मामला भी हो जाता है राजेंद्र भारती का, तो कांग्रेस की 3 सीटें तो ऑलरेडी कम हो गई। अब कांग्रेस के पास बचती हैं 62, और 62 में अगर अपन बात करें तो कुछ विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। 2 से 3 विधायकों की मेरे पास भी जानकारी है कि वो लगातार संपर्क में हैं। उनके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी हो चुकी है। हो सकता है कि जिस तरह अन्य राज्यों में हो रहा, मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिले कि यहाँ भी क्रॉस वोटिंग हो जाए और मध्य प्रदेश का एक भी कांग्रेस से राज्यसभा में न जा पाए। अब ये सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि कैंडिडेट कौन होता है। अगर पार्टी हाईकमान दिल्ली के किसी नेता को थोपता है यहाँ, या मध्य प्रदेश से कोई ऐसा नेता जो लगातार दिल्ली में रहता है, यहाँ नहीं आता, लोगों से नहीं मिलता जाता, क्या राज्यसभा किया है, तो आप निश्चित रूप से मान चलिए क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी सीट बचाना है तो यहीं के नेताओं को टिकट देना होगा जिनको संबंध है, लोगों से लगातार काम कर रहे हैं। अगर ये सोचे पार्टी हम जिसको चाहेंगे, तो हालात ऐसे नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पटकनी देने के लिए कि किस तरह से तीसरी सीट छीनी जाए, इसके लिए तैयारी कर चुकी है। और चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस के ही किसी बड़े नेता पर भारतीय जनता पार्टी डोरी डाल रही, ताकि वो अपने कुछ मित्रों को लेकर आ जाएं, तो और भारतीय जनता पार्टी कुछ विधायक तो हो सकता है कि 58 का उनका आंकड़ा पहुंच जाए, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको कम सीटें मिली, ये तो कम मत मिले, ये तो अभी आने वाला एक समय बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए राह लगातार मुश्किलें होती जा रही है, और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से बने रहने के हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।